अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। जो सियासी मंज़रनामा है उसकी जो गंभीरता है वो दिन ब दिन ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा होती जा रही है। और वो यूँ हो रही है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ लाडला है और दूसरी तरफ जो है वो शख़्स है जो अवाम का लाडला है। अब ये देखना है कि क्या कौन-सा लाडला जो है वो आगे बढ़ेगा और क्या-क्या करेगा। लेकिन सूरत-हाल बन यही रही है कि इस वक़्त यूँ लग रहा है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि पीटीआई को इलेक्शन उस तरह नहीं लड़ने दिया जाएगा जिस तरह की बाकी जमातें लड़ सकती हैं। और यही हम देख रहे हैं कि ट्रायल के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। यही हम सूरत-हाल देख रहे हैं, अदलिया में भी जो मामला चल रहे हैं। और इसी के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वो भी हम देख रहे हैं कि मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं पावर्स दैट बी के हाथों से। ख़ास तौर पे अभी ये जो इनका अपना चैनल है जियो न्यूज़ और जंग और न्यूज़, इनका जो अपना सर्वे आया है उसने भी साफ तौर पर इमरान खान की जो अक्सरियत है उसको बहुत आगे तक एस्टेब्लिश किया है। हालाँकि उन्होंने डंडी मारी है पंजाब की हद तक, लेकिन फिर भी उन्होंने इमरान खान को नंबर 1 पे रखा है। तो ये सूरत-हाल किस तरफ जा रही है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये मुझे बताएँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फरमाया था कि खबरदार किसी ने ये कहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा किसी को तकलीफ़ है तो वो जाके अपनी बेगम साहबा से बात कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं कोई बात कर सकता। एस्पर्शंस कास्ट नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम उनका शाहज़ेब खानज़ादा साहब का। उसमें हामिद मीर साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा एक अजीब-सी बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होने हैं और फरवरी में ही पीएसएल होना है, तो पीएसएल जो है उसको यूएई वगैरह में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और सोचा जा रहा है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इलेक्शंस भी जो हैं वो शायद पोस्टपोन हो जाएँ? क्योंकि लगता यूँ है कि अगर किसी ने कहा है कि जी हालात ख़राब हो जाएँगे उन दिनों में फरवरी में, तो इसका मतलब है कि फिर स्क्रिप्ट यही है कि हालात ख़राब किए जाएँगे। देखिए इसरार साहब, मैं बार बार एक नुक्ते के ऊपर तवज्जो दिलाता हूं कि पाकिस्तान की अगर सियासत का, जमहूरियत का और इंतखाबी तारीख का तज्जिया किया जाए तो उसमें इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय होता है और उस ठीक। इलेक्शन अरेंजमेंट के तय होने के बाद जो है इंतखाबी मंजरनामा जो है वो सजाया जाता है। अब इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इंतखाबी मंजरनामा जो सजाना है उसके लिए एक बड़ी रुकावट पैदा हो गई। वो दो तरह की रुकावट है। एक रुकावट तो ये है कि इमरान खान के साथ कोई समझौता नहीं हो पा रहा इस्टेब्लिशमेंट का अपनी शराइत के ऊपर, और जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। और उसका इतराफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी किया है कि जनाब जो मामला तय होने थे वो तय नहीं हो सके। अब वो किसकी जिद है, इमरान खान की जिद है या इस्टेब्लिशमेंट की जिद है, इसको जरा छोड़ दें, लेकिन ये इतराफ उन्होंने किया है कि मामला तय नहीं हो सके। यही एतराफ मोहम्मद अली दुरानी भी करते हैं, इजाजुल हक भी करते हैं और बहुत से लोग भी करते हैं जो इस तरह के मामलात के अंदर कोई रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बड़ी वजह यह हो गई है कि इलेक्शन अरेंजमेंट में जो बड़ा मसला आ रहा है वो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का, उसका क्या किया जाए। ये जो अभी आपने दी न्यूज और जंग के सर्वों का बताया है, इसमें हैरान कुन तौर पे सिंध में भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई 1 नंबर से आगे है, यानी 36 पे ऊपर पीटीआई है और 35 के ऊपर पीपल्स पार्टी है। इसी तरह पंजाब में, इसी तरह केपीके में और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, ये सिर्फ अब देखिए ना, एक होता है सर्वे को कोई एक खास ग्रुप करता है तो पता चलता है कि ये उनका हमायत याफ्ता ग्रुप है, ये निकाल रहा है। जितने भी सर्वे आए हैं आप उठा के देख लें, वो हमारे अखबारात की जीनत बने हैं। और दूसरे नंबर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्वे हुए हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कहीं ना कहीं उसकी गुफ्तगू होती है। ये तमाम सर्वे के नताइज ये बताते हैं कि जनाब खेल जो है इस वक्त जो है वो लाडले के हक में नहीं है। वो आप उसको इलेक्शन जितवाने के लिए जो तरीका कार इख्तियार करेंगे उसमें फिर बहुत आगे तक नंगा होना पड़ेगा, बहुत आगे तक आपको जाना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये कह देना कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, मैं इससे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि जो लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हामी हैं उनसे भी हमने पूछा है, और मैं बहुत से इलेक्टेबल से मिलता हूं और बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से इंटरेक्शन होता है। वो सब ये कहते हैं कि जी वोट बैंक तो इस वक्त इमरान खान के कंट्रोल में है। अच्छा, अब ये दूसरा बड़ा मसला आ गया, एक तरफ अरेंजमेंट तय नहीं हो रहा,
इमरान खान के मामले में, और दूसरी तरफ ये तय नहीं हो पा रहा कि ये जो इतनी पॉपुलैरिटी है इसको कैसे नीचे लाया जाए। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि जी ये एक हवाई किस्म की पॉपुलैरिटी है और इमरान खान की मसनूई किस्म की पॉपुलैरिटी है, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है, तो उनका तो जवाब ये होना चाहिए कि जनाब फिर आप फौरी तौर पर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, और ये सारी की सारी जो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है, जब इसने वोट में ट्रांसलेट ही नहीं होना तो फिर किस किस्म का खौफ है और किस किस्म की फिक्रमंदी है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो मैं अभी भी ये कहता हूं, जो बात हामिद मीर ने की है कि अगर इलेक्शन के डेट से पहले इलेक्शन अरेंजमेंट के मामलात में कुछ इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगेगा। आपने ये कहा कि जी चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो बंदा अब इलेक्शन की तारीख के ऊपर जो है ना इतराज करेगा, इख्तलाफ करेगा, उसे मुतनाजा बनाएगा, वो जाकर ये मामलात मीडिया में डिस्कस ना करे, अपने घरवाली के साथ डिस्कस करे। अब उसमें एक और सवाल भी आता है, काश चीफ जस्टिस ये भी कह देते कि अगर इस इंतखाबात को इंतखाबात से पहले मुतनाजा बनाया गया तो उस पर भी हम एक्शन लेंगे। ये तो बात नहीं की। अब जो सारा खेल खेला जा रहा है और इंतखाबात को इंतखाबात से पहले मुतनाजा बनाया जा रहा है, और जिस तरह से एक सियासी जमात के हक में ये पूरे के पूरे इज्तिमाई खानदान डालने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इससे इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं करना चाहते ना। और अभी तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीटीआई के लिए तो कोई हालात नहीं साजगार ना, उनको तो सियासी जलसा, सियासी कैबिनेट मीटिंग वगैरह किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है, उनके लोग भी रुपोश है। पिछले दिनों यास्मीन राशिद ने अदालत में कहा ना कि जी मैंने, महमूद रशीद ने, इजाज चौधरी ने, उमर सरफराज चीमा ने इलेक्शन लड़ना है, आप हमारे फैसले करें। तो उसने, जज ने कहा कि क्या आप जेल में बैठ के इलेक्शन ही लड़ सकती? उसने कहा बिल्कुल लड़ सकती है, लेकिन हमारा ये हक है कि मैं इंतखाबी मुहिम भी चलानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी अगली तारीख पे फिर देखते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये बातें भी तो सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेंगी। और ये कल एक हामिद मीर ने एक और बात भी की है, उसने कहा कि लगता यह है कि ये जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी का मामला है ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये बात मैंने आपके पिछले 2 प्रोग्राम पहले कही थी कि ये गेंद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि जनाब ये किस किस्म का इलेक्शन है और किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसमें एक बड़ी सियासी जमात जिसके बारे में सर्वे कुछ और कह रहे हैं और आप उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको इंतखाबी मैदान में उतारने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता यह है कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है जो इलेक्शन अरेंजमेंट के बारे में तय होना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हमने सोचा था कि जनाब हम इस सारे अमल करके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल कर देंगे, वो सवाल भी अब पीछे रह गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाए और इलेक्शन के नताइज जिस तरह से तैयार किए जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो आ भी जाए, तो उससे भी फिर पाकिस्तान का सियासी बुरान और माशी बुरान कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, उससे और ज्यादा टकराव पैदा होगा। और फिर ये जो बंदर बांट का खेल है, सूबों को तकसीम कर दें और अपना वफाक को तकसीम कर दें, वफाक में कमजोर हुकूमत बना लें, उससे भी मसले का हल होने वाला नहीं है। अब आपको एक और चीज बताऊं, जो ये कह रहे थे ना कि जी नवाज शरीफ साहब इस दफा एक नई ताकत के साथ आएंगे, वो आकर पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो आकर सियासी और जमहूरी अमल को मजबूत बनाएंगे, माशी स्टेबल करेंगे, महाजराई की सियासत नहीं करेंगे, टकराव पैदा नहीं करेंगे, वो एक नए नवाज शरीफ होंगे। उनके लिए जवाब यह है कि जो कुछ उन्होंने अब जाकर बलूचिस्तान के अंदर किया है, या उनकी झोली में जिस तरह से बलूचिस्तान के सियासी यतीम डाले गए हैं, उससे अंदाजा लगा लें कि अगर नवाज शरीफ इख्तिदार में आएंगे तो वो किस किस्म की सियासत करेंगे। ये पंजाब में जिस किस्म के लोग उनको दिए जा रहे हैं और पंजाब में लोग दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब के हाथ में भी कुछ नहीं है सर। ये एक कमजोर सियासी निजाम होगा जो भी आएगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में आ जाए, वो नहीं होगा। और ये देखिए इसमें क्वेश्चन यही आता है ना सलमान भाई, इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो बबलू है, बबलू को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और क्या इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इनको समझ नहीं आनी चाहिए कि इनका पॉलिटिकल करियर और पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो सारे का सारा पहले ही तबाह हो चुका हुआ है। और मजीद अगर ये वजीर आज़म इस तरह के बन भी गए तो फिर इनका तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना, सब के सब तबाह हो जाएंगे। हर दफा नवाज शरीफ साहब सोचते हैं जब उनका एस्टेब्लिशमेंट से टकराव होता है तो वो कहते हैं कि अगली दफा मैं आऊंगा तो ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा, और एक पार्लियामान की बालादस्ती और जो सियासी बालादस्ती और जमहूरी बालादस्ती की जंग लड़ूंगा। लेकिन हर बार इक्तदार में आने के लिए उनको उसी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है।
तो इसलिए ना नवाज शरीफ साहब पहले 3 दफा समझ सके थे, ना आप चौथी दफा समझ रहे हैं। अच्छा, फिर वो समझ भी जाए तो उनकी जमात समझने के लिए तैयार नहीं है, जो समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई महाजराई नहीं होनी चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल उसने कहा ना मौलाना फजलुर रहमान ने कि जनाब हमारी मौजूदा फौजी क़यादत तो मईशत को दुरुस्त करना चाहती है, अलबत्ता कुछ और लोग हैं जो दुरुस्त करना नहीं चाहते। तो अब इसका मतलब है हमने मईशत का बोझ भी उन पे डाल दिया है, सियासत का बोझ भी उन पे डाल दिया है, और दीगर शोबाजात के बोझ भी उन पे डालना चाहते हैं। तो ऐसे में इस मॉडल के तहत आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे? मेरा बुनियादी नोयत का सवाल यह है कि हम क्या वे फॉरवर्ड क्या तलाश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें साथ ही एक चीज ये भी जरा ध्यान में रखें कि जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें ये तो आप बात करें असूलों की। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि असूल वगैरह भाड़ में जाएं, हमने इक़्तिदार हासिल करना है नो मैटर व्हाट, जितनी भी उसकी कीमत देनी पड़े। पहले भी उन्होंने दी है, अब भी वो देने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा ना कि उनको रिकग्निशन भी मिलनी शुरू हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है उनको मिल के आई हैं, वो बताने यही थी कि कम से कम हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। दिस इज व्हाट ही वांट्स। उनको कोई इससे गर्ज ही नहीं है कि अवाम उनके साथ हो के ना हो। देखिए, अगर उनको कोई गर्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बड़ी कीमत किसने अदा करनी है? वो पाकिस्तान ने अदा करनी है ना, पाकिस्तान के लोगों ने अदा करनी है ना। एक कमजोर सियासी निजाम की सूरत में, एक कमजोर माशी निजाम की सूरत में, एक कमजोर इदारा जाती निजाम की सूरत में, सिक्योरिटी की सूरत में, वो तो फिर हमने पे करनी है। अगर लोग अपने जाती मफादात में इस हद तक उलझ गए हैं कि उसमें रियासत का मफाद पीछे रह गया है, तो इससे बड़ा डायलेमा और क्या हो सकता है? देखिए ना, ये जो लोग जिनकी मदद से इक़्तिदार के सहारे बनाए जा रहे हैं, ये ना कल नवाज शरीफ के साथ थे, ना आज नवाज शरीफ के साथ है, ना कल ये इमरान खान के साथ थे, ना आज इमरान खान के साथ है, ना कल ये पीपल्स पार्टी के साथ थे या मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, ना आज है। इन सब ने इक़्तिदार के खेल के अंदर अपना एक रंग डालना होता है जहां उनको भेजा जाता है, और ये एक खास मुद्दत के लिए आते हैं, एक खास मुद्दत के तहत चले जाते हैं। अभी आपने देखा ना कल सेनेट में क्या हुआ है, यानी पूरी की पूरी सेनेट खड़ी हुई है कि जनाब ये फौजी अदालतों के क़याम की हम मुखालफत करते हैं और हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए ना किस ढटाई के साथ चेयरमैन सेनेट खड़े हुए हैं दीवार बनकर, और वो बात नहीं करने दे रहे। और वो कहते हैं, और उन्होंने जब वो करारदाद पास की तो वो 12 लोगों पर मुश्तमिल हाउस था, अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब ये जो उसमें से अक्सर जो थे वो बलूचिस्तान वाले थे, इनके अपने दोस्त थे। मैं कह रहा हूं ये जो तरीकाकार है पार्लिमानी सियासत का, चाहे वो कौमी असम्बली की सूरत में हो, चाहे वो सेनेट की शक्ल में हो, अब चाहे निगरान हुकूमतों के जरिए आप मुत्तफिका करारदादें पास करवाना शुरू कर दें, तो ये खेल जाहिर करता है ना, जो बात आप कर रहे हैं, मेरे और आपके असूल की बात की तो अहमियत नहीं है। असल तो चीज ये है कि जो ताकत की लड़ाई है और ताकत की हुक्मरानी में हर चीज जायज और नाजायज होती है ना, हर चीज बिल्कुल दुरुस्त समझी जाती है। तो वो खेल जो हम खेल रहे हैं, जी जी, इसमें एक चीज मुझे बड़ी जरा समझाने की मुझे जरूरत है कि जो लोग जो आमतौर पे सवाल कर रहे हैं, मैं आज एक दो लोगों से बात कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि ये अगर PSL जो है वो शिफ्ट होता है UAE में, तो इसका तो जाहिर है कि साफ मकसद ये है कि जनाब इलेक्शंस आर गॉन, वो कोई मसला ही नहीं है कि वो फिर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अगर PSL को देखें ना, PSL अभी तक हमने मिन्नतें तरले कर कर के लोगों के कि जनाब पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, अब आप आएँ यहाँ पे खेलें, यहाँ पे माहौल बड़ा अच्छा है, हम सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर PSL को शिफ्ट किया जाता है UAE में, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि साफ मैसेज चला गया कि जी हालात जो हैं वो खराब होंगे, और हालात फिर कैसे खराब होते हैं वो आपको पता ही है, करने वाले कैसे करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब आपने अगर इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर आपके पास 100 जवाब पैदा किए जा सकते हैं इलेक्शन ना करवाने, और तरीकाकार हमारे पास मौजूद होते हैं, चाहे वो हम उसको मईशत के साथ जोड़ दें, चाहे हम उसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ दें, चाहे हम किसी और नुक्ता नजर से उसको जोड़कर अपना रंग दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और इलेक्शन को एक बार फिर पोस्टपोन किया जाता है, तो उसमें फिर ये जो हमारे बड़े मौजिज चीफ जस्टिस साहब हैं, ये क्या करते हैं? एक सवाल, इन्होंने तो कहा था कि मैं किसी को इलेक्शन आगे जाने नहीं दूंगा, तो अब अगर इलेक्शन आगे जा रहे हैं तो इनका क्या किरदार होगा? एक बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शन आगे जाने से क्या पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा? दूसरा सवाल यह है। अभी जो सियासी जमातें जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा कर रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन तो और बढ़ेगी ना, और फिर ये फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी तक, PTI तक महदूद नहीं होगी, बल्कि PMLN वाले भी कहेंगे फिर हमें क्या मिला इस पूरे खेल के अंदर। अगर इलेक्शन ही लंबे अरसे के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं और खेल का मरकजी नुक्ता जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के गिर्द घूमता है,
तो फिर हमें क्या मिला इस सारे खेल में? हमें तो कहा गया था कि हम आपको इक्तदार देंगे, वजीर आजम देंगे, वजारत उज़्मा देंगे, वजारत आला देंगे, तो ये खेल कहाँ जाएगा? अच्छा, उससे फिर एक मीडिया के अंदर भी जो चीजें चल रही हैं उसमें भी लोग सवालात तो उठाएंगे। अब आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सवाल उठाएं ना उठाएं, सोशल मीडिया पे तो सवालात उठ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं और बाहर के लोग भी सवाल कर रहे हैं। जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा था कि जब वो सफारतकारों से मिलते हैं तो लोग इमरान खान के बारे में बहुत ज्यादा सवालात उठाते हैं, तो ये चीजें तो लोग सवाल करेंगे ना। तो मेरा मतलब है तो कि फिर ये जो एक सवाल जो है वो चीफ जस्टिस साहब बुला के पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को बुला के पूछ लेना कि भाई आपका क्या प्लान है, आप क्या शिफ्ट कर रहे हैं पीएसएल को या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल पूछना चाहिए, और हर वो इम्बिग्विटी जो इलेक्शन को डिले करने के हवाले से जेर बहस है उसका खात्मा होना चाहिए, और बाकायदा ये कहना चाहिए कि जनाब अब किसी भी किस्म की कोई रियायत किसी भी फरीक को और किसी भी इदारे को नहीं मिलेगी। अगर आप देखें ना, अगर तुर्की में जलजले की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो सकते हैं और वहां हादसात की बुनियाद पर इलेक्शन हो सकते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी के साए के अंदर इलेक्शन करवाता रहा है, तो अब कौन सा ऐसा बड़ा मसला है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना? असल में इलेक्शन ना कराने की वजह जो है वो तो फिर सियासी नोयत का मसला होगा ना, वो तो हम उसको जवाब बताएंगे सिक्योरिटी का या बला, असल मसला तो सियासी नोयत का है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं, ये जो पाकिस्तान की सियासत में एक सर्कस का खेल जारी है ना जी, और एडवेंचरिज्म का जो एक अरूज है या जो सियासी मुहिम जोई है, इससे पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया को और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को और पाकिस्तान के फैसला करने वालों को बाहर निकलना चाहिए। देखिए हम जहां खड़े हैं, जी जी प्लीज कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूं हम जहां खड़े हैं, जी 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 बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने रूलिंग एलीट की बात की है ना सलमान भाई, उसमें रूलिंग एलीट में आप देखें कि वफाक ने और तीनों सूबों ने फौजी अदालतों में जो शहरियों का ट्रायल था उसको गैर आईनी करार देने का जो फैसला उसको चैलेंज कर दिया है। अब देखें कि पंजाब पता नहीं क्यों पीछे रह गया, वो तो खैर सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन अब ये हालात ये पैदा हो गए हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं, जो जमहूरी हुकूमतें सो कॉल्ड होनी चाहिए, वो कह रही है कि जी नहीं मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए शहरियों के। आप अंदाजा लगाएं, ये तो हालत हो चुकी है। बात यह है कि जब आपकी सियासत का जमहूरियत का रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में होगा तो फैसले भी फिर उन्हीं के हक में आएंगे ना। एक बात तो ये है, अब बेहतर तो ये है कि ये जो अब फौजी अदालतों को चैलेंज किया जा रहा है, चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर एक नया बेंच बनाए, ठीक है ना जी, और इस नए बेंच की तश्कील करें और ये इसका फैसला सुनाए, और यही एक तरीका कार हो सकता है कि अदालत ये फैसले को सस्टेन करे जो फैसला उन्होंने किया है, और उसी से एक सही जवाब जा सकता है पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से कि जनाब हम इस तरह के फैसलों को कबूल नहीं करेंगे जो आप डिक्टेशन की तौर पर हमें चीजों को देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहा है ना सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने, रजा रब्बानी वगैरह ने, कि जो सेनेट है उसको भी रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है। तो जब आप अपने जमहूरी इदारों को एक रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाएंगे, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाएंगे, तो फिर सियासत और जमहूरियत का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है ना। फिर मुस्तकबिल तो उन्हीं कुव्वतों का होगा जो पाकिस्तान को कई दहाइयों से चला रहे हैं और उसी तरीके से फैसले भी करवा रहे हैं, और उसी में हम जो है वो सियासत और जमहूरियत का तड़का भी लगा देते हैं और फौजी अदालतों को जायज भी करार दे देते हैं। और इसी में देखें कि कमाल तुरफा तमाशा ये है कि जिन लोगों को बड़े पेट में दर्द हुआ करती थी जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, डिफरेंट कंट्रीज जो हो गए हैं, वो आप देखें यूके को देखें, यूएस को देखें, फिर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें, कैसे कैसे वो एहतमाम करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन आजकल किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोई ऐसे जैसे सब लोग लिहाफ लेके सोए हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त क्या ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, डेमोक्रेटिक राइट की क्या सिचुएशन है, और सब लोग चुप करके चल रहे हैं और सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि एक मफादात की जंग है। उस मफादात में जमहूरियत, आइन, कानून, इंसानी हकूक, ये सब बातें जो है एक सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे आपने गजा में और इसराइल के वॉर में देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो और इक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे खामोश हैं और वो बाकायदा किसी ना किसी सतह पे प्रवोक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को और उसके जारियाना और जंगी अजाइम को, और बल्कि इंसानियत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको। तो मेरा मतलब है अगर यही खेल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों को भी कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान में बैठे हुआ मीडिया भी जो है वो सियासी तौर पर इतना तकसीम हो गया है कि अब उनको नवाज शरीफ में भी नेल्सन मंडेला नजर आता है, ठीक है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी में भी कोई एक बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं वो चीजें नजर आती हैं
या इमरान खान के हामियों को इमरान खान के अंदर बहुत कुछ नजर आता है। यानी खेल तो सारा का सारा जो है वो एक सियासी नोयत की सियासी तकसीम का बन गया है, और उसमें हमारे अपने अपने हीरोज हैं, और अपने अपने हीरोज की जो पूजा परस्ती का खेल है वो भी जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये पूजा परस्ती जो है मुफ्त में नहीं है, इसके पीछे अच्छे खासे अरबों रुपए की सरमायाकारी है सर। ये कोई मुफ्त में बंदर बांट नहीं चल रही कि मुझे किसी नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत होगी या बिलावल से या इमरान खान से। बेशतर लोगों के पीछे जो है उनके मफादात हैं, और जिस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लगता ही है कि जैसे पैसे की जो ताकत है वो इतनी बालादस्त हो गई है कि उसमें हमारे असूल, नजरियात, सोच और फिक्र जो है, अखलाकियात, सियासत और जमहूरियत है, वो बहुत छोटे बोने बोने बन गए हैं। उनको हमने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है, और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने जाती मफादात को तकवीयत देनी है। वो खेल इस वक्त आलमी सियासत में भी हो रहा है, और वही खेल इस वक्त हमें पाकिस्तान की सियासत में भी बालादस्त नजर आता है। अच्छा, इसी इसी खेल की जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ परतें जो हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से देखें कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। नैब के जो लोग हैं, उनको जेल में ही तफ्तीश का कहा गया है कि जी आप उनकी तफ्तीश वहीं पे जाके कर लें। इसी तरह बाकी ट्रायल्स की उनकी ज़मानत की जो है उसका भी कोई पता नहीं चल रहा कि कब होगी, वो डिले हो रही है। फिर आप देखें कि नवाज शरीफ को बरी करने के लिए कितनी तगोदो से ये सब कुछ हो रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया जाए तमाम उनके जराइम से। तो ये डायकॉटमी जो है, ये क्या पाकिस्तान की अवाम जो है वो देख नहीं रहे हैं? क्या उनके अंदर इसके बारे में एक अजीब-सी अदम एतमाद की सी कैफियत नहीं पैदा हो रही? सर देख रहे हैं तो ये जो रद्द-ए-अमल सर्वे के आ रहे हैं, ये उसी के नताइज को तो ज़ाहिर करता है। देखिए ना, बात ये है कि लोगों के अंदर जो इमरान खान का जो के हवाले से जो हमदर्दी का पहलू पैदा हुआ है, और ये नुसरत जावेद साहब ने कहा कि जितना आप इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उतना रद्द-ए-अमल वोटर के अंदर आ रहा है। और मैं जाती तौर पे वो वोटर भी जानता हूं जो पीएमएल-एन के वोटर थे, वो मुझे कहते हैं ये इस दफा वोट सारा इमरान खान का है, क्योंकि वो मुकाबला कर रहा है। तो मसला ये है कि ये जो इसी का तो रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप ट्रायल कर रहे हैं और इन मामलात को सियासी बुनियादों पे चला रहे हैं, उनको अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं है, उनको ऐसे मामलात में उलझाया जा रहा है जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई अखलाकी हैसियत है। उनकी जबान बंदी कर दी गई है, पार्टी के साथ वो बिल्कुल नहीं मिल सकते, मां सिवाय अपनी बहनों के अलावा या अपनी मुखला के अलावा पार्टी लोगों से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है उनको। तो मेरा मतलब है कैसे चलाएगा ये सारा निजाम, कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा? क्या इसी तरीके से धौंस, धांधली, डर और खौफ और डरा कर हम सियासी निजाम को चलाना चाहते हैं? तो क्या तो चला इसमें लें भाई, इसमें कौन सा मसला है? आप माजी में भी चलाते रहे, अब भी चला लें। अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है कि इमरान खान को सजाए मौत दी जा सकती है, क्या इस तरह की चीजों पे भी गौर व फिक्र किया जा रहा है जी? ये तो देखिए भयानक जी, बात होगी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की बात है। बात ये है कि अगरचे मैं इस थ्योरी पे इसलिए यकीन नहीं करता, मैंने पहले भी कहा था कि शायद इस हद तक आगे नहीं जा सकेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसके जो मसाइल हैं वो माजी के मुकाबले में और ज्यादा संगीन हो गए हैं। यानी भट्टो साहब की फांसी के वक्त जो रियासत का क्राइसिस था और जो आज 2023 का क्राइसिस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है, लेकिन मसला ये है, इमरान खान एक मसला तो बन गए ना इस वक्त सर, और वो ऐसा मसला बने हैं कि जिसने बहुत से लोगों को हैरान भी किया और बहुत से लोगों को परेशान भी किया, और बहुत से लोगों के लिए नताइज जो है उनके गैर मुतवक्का भी हैं। तो इसलिए उनको खतरे के तौर पे डील किया जा रहा है, और उनको ये जितना उनके ऊपर अजाब आया हुआ है, जितनी उनके ऊपर मसाइब या मुसीबतें आई हुई हैं, या जितना उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, और जितना उनकी पार्टी के ऊपर दबाव है कि वो इमरान खान से जान छुड़ाएं। ये एक जमाने में आपको याद है ना कि बेनजीर के बारे में भी और नवाज शरीफ के बारे में भी पार्टियों को कहा गया था कि आप इनसे जान छुड़ाएं, लेकिन उनको ये हालात नहीं देखने पड़े थे जो हालात इस वक्त इमरान खान के साथ भी पेश आ रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि लड़ाई है, इमरान खान इस सियासी लड़ाई में उनकी बहन अलीमा खान के बकौल वो खड़े हुए हैं, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो मर्जी कर ले आप, मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं अपने और ये बात खुद आरिफ अलवी साहब ने भी की है कि इमरान खान कहीं भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और यही बात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी की है कि लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब लचक दिखाने का मतलब क्या है? लचक दिखाने का मतलब यह है कि आप सरेंडर कर दें, आप सरेंडर कर दें और अपने आप को सरेंडर करके रास्ता निकालें, जैसे नवाज शरीफ साहब सरेंडर करके बाहर चले जाते थे, जरदारी साहब भी सरेंडर करके बाहर गए थे, और वो या इस तरह का कोई बेनजीर भट्टो साहबा जो है वो मफामत के साथ आई थी वापस। और यही आदत इनको पड़ी हुई थी ना, यही इनको आदत पड़ी हुई थी जो अब खेल को ये पहली दफा हुआ है ना कि ये खेल इस तरह से कामयाब नहीं हो सका, वरना यहाँ तो बड़े बड़े सिक्काबंद दानिश्वरों ने कहा था कि जनाब
इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया था कि 2 दिन का खेल नहीं है जी, इमरान खान 2 दिन अंदर नहीं रह सकता, आप जरा इसको अंदर तो करें, तो फिर देखें ये कैसे चीखे मारेगा और कैसे ये कहेगा कि जनाब मुझे समझौता करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर निकाले, मैं तो मच्छर भी काट रहा है, मुझे फला भी काट रहा है और फला भी काट रहा है। तो मेरा मतलब है कि ये अच्छा, एक खेल है, इसमें देखना सिर्फ ये है कि अल्टीमेट हम क्या नतीजा निकालते हैं और इससे मुल्क को कहां वे फॉरवर्ड की तरफ लेके जाते हैं। आज भी मैं समझता हूं रास्ता वही है कि आपको दो तरफा डायलॉग, बगैर ये अनकंडीशनल डायलॉग अगर आप करेंगे तो फिर उसमें से कुछ निकलेगा। अगर आप कंडीशनल डायलॉग करेंगे, चाहे वो इमरान खान करे, चाहे वो करें और चाहे वो ये करे, फिर अपनी अपनी शरायत के अंदर खेल कर आप अपने आप को जो है ना एक आइसोलेट कर सकते हैं, उससे मसले का हल नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, काश हमारे यहाँ जो सोचने वाले हैं वो इसको गेज कर सकते। अब उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि इनकी क्या हैसियत है लोगों की, ये तो लोग ऐसे ही तमाशाई हैं, हमने क्या करना है। लेकिन लोगों का एक बयानिया है सर, लोगों का एक सोच है, लोगों की एक फिक्र है। और आज की दुनिया में 2023 में लोग देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कुछ चीजें उनसे छुपी भी नहीं है। ये सारे खेल बताते हैं कि इस पूरे खेल का शोर रखने वाली कौम है, ऐसे तो नहीं है। ये नतीजा किसी के हक में नहीं निकलेगा, मैं आपको बताऊं। सही बात। अच्छा सलमान भाई, एक चीज आखिर में सिर्फ मुझे बताइएगा कि आपने खेल की बात की है, तो एक खेल और भी चल रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी का भी जिक्र किया। आप चूंकि क्रिकेट के ऊपर काफी दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें आप अक्सर बात भी करते रहते हैं। ये मुझे बताएंगे ये पीसीबी में क्या हो रहा है? हमारी वर्ल्ड कप से टीम हार के तो चले आ गई है, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टार प्लेयर था उसको हटा दिया गया और बड़े ही अनसेरिमोनियस तरीके से उसको हटाया गया। और बेचारा वो ट्वीट करके उसने कहा जी कि मैं अब टेस्ट की भी कप्तानी नहीं करूंगा। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? नया स्टाफ सारे का सारा ले आए गए हैं, जो पिछले जो कोचेस थे उनको हटा के तो किसी और जगह पे बिठा दिया गया है। वहाब रियाज जो है चीफ सिलेक्टर बन गए। तो वहाब रियाज की मुझे समझ नहीं आती, उसके पास क्या गिलर सिंह एक तरफ वजीर बन जाता है, फिर वजारत के दौरान ही वो चीफ सिलेक्टर भी बन जाता है। तो ये क्या हो क्या रहा है जी पीसीबी में? देखिए, इसका बड़ा सबसे अच्छा जवाब तो साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने दिया है। उनका इंटरव्यू मौजूद है और उसने वहां पर बाबर आजम को जिस अंदाज से सराहा है, उसने कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम को, वनडे टीम को और T20 टीम को वर्ल्ड नंबर 1 पे पहुंचाया, पहली 2-3 पोजीशन के अंदर पाकिस्तान खेल रहा है, उसके साथ ये जो कुछ किया गया है ये समझ से बालातर है। एक बात मैंने आपके 3-4 हफ्ते पहले प्रोग्राम में कहा था कि असल साजिश का खेल जो है वो शाहिद आफरीदी अदा कर रहा है और वो अपने दामाद शाहिद आफरीदी को कप्तान बनाना चाहता है। ये जो टीम के अंदर ग्रुप बंदियां पैदा हुई थी और जब जका अशरफ साहब हिंदुस्तान भी गए थे वर्ल्ड कप के दौरान, वहां से भी ये रिफ्लेक्शन आई थी। अब आप देखिए ना कैसे हिट लगी है कि जो बात 4 हफ्ते पहले कही जा रही थी, आज उसका नतीजा भी यही निकला कि शाहिद आफरीदी साहब को ही कप्तान बनाया गया है। अब शाहिद आफरीदी जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन सबको पता है कि ये जो सफकत कप्तानी का फैसला हुआ है ये बकायदा एक साजिशी खेल का हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात है कि शान मसूद की टीम में कितनी जगह बनती है ये अलग सवाल है। फिर उसके बाद जिस तरह से आपने वहाब रियाज का कहा और जिस तरह से हफीज को लाया गया, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है लगता यह है कि वो भांजपन का शिकार हो चुकी है और उसके पास कोई टॉप क्लास ऑलराउंडर, टॉप क्लास बॉलर, टॉप क्लास बैट्समैन नहीं रहे। ना जहीर अब्बास है, जावेद मियां दाद की सूरत में, यूनुस खान की शक्ल में, मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में और वसीम अकरम की शक्ल में, वकार यूनुस, यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं इनके मुकाबले में आप जिस तरह के लोगों को ला रहे हैं, तो ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जका अशरफ साहब क्यों आए थे और कैसे आए थे और किस तरह से नजम सेठी को निकाल कर जका अशरफ को लाने का जो खेल जरदारी साहब ने खेला, उसका नतीजा हमने चंद महीने में देख लिया ना। पाकिस्तान की टीम जो नंबर 1 थी वो कैसे नीचे की तरफ आई है। और वजह ये नहीं है, यही लड़के थे जिनकी वजह से टीम टेस्ट नंबर 1 बनी थी, यही लड़के थे जिनकी वजह से टीम नंबर 1 बनी और बनी वनडे में और T20 में। असल मसला यह है कि जब आपने इसके अंदर साजिश का और सियासत का दरवाजा खोल दिया और प्लेयरों के अंदर आपने चिमगोइयां करनी शुरू कर दी कि तुम बेहतर प्लेयर हो, तुम्हें कप्तान होना चाहिए, तुम्हें नहीं होना चाहिए, इसको इसके खिलाफ लॉबी करे, इसको इसके खिलाफ लॉबी करे। फिर ये लाहौर और कराची की जो ग्रुप बंदी है इसको अगर आप डोमिनेट करें और माशाल्लाह इस खेल को अरूज पहुंचाने में ये जो हमारे क्रिकेट के माहिरीन हैं और तजिया कार बन के बैठे हुए हैं, इन सब ने भी अपनी अपनी कराची और लाहौर की पॉलिटिक्स खेली है और उसमें ताने बाने जोड़े हैं। तो अब यही हाल है। देखिए ना, हिंदुस्तान ने आज अनबीटन है ना जी, अब फाइनल खेलेगा कल। आप जरा अंदाजा लगाए ना कि हिंदुस्तान ने क्या किया। हिंदुस्तान ने जिस तरह से पिछले चंद वर्षों के अंदर अपनी क्रिकेट के अंदर रिफॉर्म्स पैदा किए हैं,
आज हम देख रहे थे कि इन्हीं एशियन विकेटों के ऊपर उनके बॉलर्स कैसे आउट स्विंग और इन स्विंग कर रहे हैं। उनके बैट्समैन अगर एक नहीं चलता तो दूसरा कैसे चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तो तीसरा कैसे चल जाता है। अच्छा, यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहले 2-3 मैच हार गई, कैसे उसने कम बैक किया। जो प्रोफेशनल टीमें होती है ना सर, वो प्रोफेशनल रिफ्लेक्शंस के साथ जाती है। मसला ये है कि हमने अपने तमाम इदारों को सियासत के साथ सियासत जो में दाखिल करके ना उसमें उसको आलूदा कर दिया। और यही अब क्रिकेट के साथ भी होगा। और आप देखिएगा कि मैं तो अच्छी विशेष रखता हूं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन जिस किस्म की साजिश की खेल के साथ इस खेल की इब्तिदा की जा रही है, और ये अच्छा किया बाबर आजम ने ठीक किया। उसने उस साजिश का हिस्सा बनने की बजाय अपने आप को तीनों फॉर्मेट से दस्तबरदार होने का फैसला किया। बेहतर है कि अपनी बैटिंग पे फोकस करें। जो लोग करना चाहते हैं वो आए और इस पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चले। ये खेल उसके साथ भी हुआ था, कोहली के साथ भी इंडिया में, वहां पे भी ग्रुपबंदी हुई थी, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो जब आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर कोई भी शरीफ आदमी आपके लिए, यानी जिस बंदे को हमें अपना नेशनल हीरो के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए, बाबर आजम को, उसके साथ हम ये सलूक कर रहे हैं कि जनाब लगता ही है कि सारी शिकस्त का मलबा जो है वो सिर्फ एक बंदे पे डाल के अपने आप को सुरखुर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और खासतौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीसीबी ने अपनी जान छुड़वाने के लिए सारा मलबा जो है वो बाबर आजम पे डाल दिया। इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा सलमान भाई, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।